नमस्कार। आज हम सभी कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ संख्या 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है दादी माँ। इस पाठ के रचयिता शिव प्रसाद सिंह हैं। उन्होंने इस पाठ में अपने दादी के बारे में बताया है। दादी के प्रति जो उनका स्नेह है वो प्रकट किया है, और इसमें यह भी बताया गया है कि लेखक को किस प्रकार छुट्टियों का इंतज़ार रहता है, किस प्रकार वो अपनी दादी के पास जाना चाहते हैं, और जब कभी उन्हें बुखार आ जाता है तो किस प्रकार उनकी जो दादी रहती है वो अनेक प्रकार की दवाइयाँ देकर उनका इलाज करती है। और साथ साथ लेखक ने इस पाठ में जो वर्षा ऋतु आती है और वर्षा में होने वाली कीचड़ है, मिट्टी की खुशबू है, उनके बारे में बताया गया है इसमें। और भी साथ में कौन से महीने में हमें क्या खाना अच्छा लगता है, इसके बारे में भी लेखक ने इस पाठ में बताया है। तो लेखक ने इसमें अपनी दादी के प्रति जो स्नेह है वो प्रकट करते हुए इसमें बताया गया है कि कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं, और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो हमने देखा कि किस प्रकार लेखक को छुट्टियों का इंतज़ार रहता है, इसमें ये बताया गया है। आगे इसमें ये कहा है कि लेखक कह रहे हैं कि मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से क्या होता है। अब लेखक कह रहे हैं कि ठीक है, मैं उन बातों को नहीं सोचूंगा, लेकिन सोचने से क्या होता है। पर बरबस मेरी आँखों के सामने शरद की शीत किरणें के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे क्लावर के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। अब लेखक क्या कह रहा है कि लेखक को पहले ऐसे लगा कि सर्दी की ऋतु आ गई है, शरद ऋतु आ गई है, और शीत की जो किरणें हैं सूरज की वो ऐसी स्वच्छ और शीतल लग रही है। फिर उन्हें लगा कि क्लावर के दिन आ गए हैं, क्योंकि उनके गांव के चारों ओर जो पानी है वह हिलोरे ले रहा है। लेखक को ऐसे लग रहा है दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, ये घासों के नाम है। मोथा और ये जो बताया कि मोथा और साइल की अधगली घासें, घेऊर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज। नाना प्रकार का अर्थ है अनेक प्रकार की बरसाती घासों के बीज। सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्ते में कीचड़ सूख गया है, और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमकाने से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। लेखक कह रहे हैं कि अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। सर्दी के मौसम में सर्दी की बातें होती है, गर्मी के मौसम में गर्मी की बातें होती है, और वर्षा की ऋतु में वर्षा की बातें होती है। तो अपने अपने मौसम की, हर मौसम की अलग अलग पहचान होती है। इस प्रकार लेखक बता रहे हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले। लेखक कह रहा है आषाढ़ के अंदर अगर आम और जामुन नहीं मिले तो चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं।
पर क्लावर के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। लेखक कह रहा है कि और सब नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन क्लावर के दिनों में अगर गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना न हो तो बड़ा ही बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था। एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। लेखक कह रहे हैं कि मैं एक दो दिन ही वहाँ आया था, लेकिन हल्का सा मैं बीमार हो गया, लेकिन मुझे हल्की सी बीमारी भी अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। अब लेखक क्या रहा है कि थोड़ा थोड़ा ज्वर यानी ज्वर शब्द का अर्थ होता है बुखार, कि थोड़ा थोड़ा बुखार आना, साधारण हल्का सा सर में दर्द रहना, तभी दिन भर खाने के लिए नींबू और साबू, ऐसा लेखक कह रहा है। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर तो चढ़ा ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे बाद। अब लेखक कह रहा है कि लेकिन इस बार जो बुखार चढ़ा वो चढ़ा ही तो चढ़ गया, लेकिन रजाई के ऊपर रजाई, यानी रजाई भी ओढ़नी पड़ी। और रात को जब 12 बज गए थे, यानी कि उतरा कब 12 बजे के बाद उन्हें बुखार उतरा। 12 बज चुकी थी, उसके बाद ही उन्हें बुखार उतरा था। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। लेखक कह रहे कि दिन में मैं चादर लपेट कर सोया था। दादी माँ आई। उनकी दादी माँ आ जाती है, शायद नहाकर आई थी। लेखक कह रहे हैं कि दिन में मैं रजाई ओढ़ कर सो रहा था, दोपहर के समय में मैं चादर ओढ़ के सो रहा था, और उस समय मेरी दादी जो थी, दादी आ गई, शायद वो नहाकर आई थी। उसी झाग वाले जल से, यानी उसी झाग वाले जल से वो नहाकर आई थी। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोली, किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुँह में डाल दी। लेखक अब उनके दादी जी के बारे में बता रहे हैं कि मैं जब चादर ओढ़ के सो रहा था दोपहर के समय, तो मेरी दादी जी जो थी वो अचानक आई, शायद वो नहाकर आई थी, और आने के बाद मैंने देखा कि उनके जो पतले दुबले सने शरीर पर उन्होंने सफ़ेद किनारीहीन, यानी जिसमें सफ़ेद साड़ी थी जिसकी किनार भी नहीं थी, वैसी उन्होंने साड़ी पहन रखी थी, और उनके जो बाल थे वो खुले थे और वो गीले थे, नहा के आई थी ना इसीलिए। और अपने आंचल की गांठ खोलकर किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुँह में डाली और लेखक के माथे पे लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। लेखक बता रहे हैं कि उनकी जो दादी जी थी वो दिन रात उनके चारपाई के पास ही बैठी रहती थी। कभी पंखा झलकती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दाल चीनी का लेप करती और 20 बार छू कर ज्वर का अनुमान करती। अब देखो लेखक की दादी किस प्रकार उनका इलाज करती कि दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलकती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दाल चीनी का लेप करती और 20 बार छू कर ज्वर का अनुमान लगाती या बुखार का अनुमान लगाती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो
नहीं चला गया आदि लाखों प्रश्न पूछकर घर वालों को परेशान कर देती। अब लेखक क्या कह रहा है, लेखक बता रहा है, उन्होंने बताया कि किस प्रकार उनकी दादी उनका ध्यान रखती। आगे किस प्रकार उन्होंने बताया कि हांडी में, अब वो जो दादी थी ना, उनकी दादी सवाल करती कि हांडी में पानी आया कि नहीं आया, पीपल की छाल से उसे छौंका कि नहीं छौंका, और खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो नहीं गई है, और अगर कोई घर में बीमार है तो सीधा घर जो बाहर वाला है वो सीधा कहीं बीमार के पास तो नहीं आ गए। इस प्रकार लाखों प्रश्न पूछकर घर वालों को परेशान कर देती थी उनकी जो दादी जी थी वो। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। लेखक बता रहा है कि गांव की जो दवाई होती है जड़ी बूटी की, उस प्रकार की 50 किस्म की दवाओं के नाम उनकी दादी को याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। अब लेखक बता रहा है कि अगर गांव में भी कोई बीमार हो जाता ना, तब उनकी दादी वहीं पे भी पहुंच जाती और वहां पे भी ये काम शुरू कर देती थी कि क्या काम, उसके हाथ को छूना, उसके पेट को छूना, माथे को छूना, भूत से लेकर मलेरिया और सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ वो सुना देती थी उनकी जो दादी जी थी वो। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। अब वो बता रहे हैं, अब लेखक जो है उनके दादी जी के बारे में हमने देखा कि लेखक ने हमें पहले बताया कि किस प्रकार उनकी दादी जी ने जब वो बीमार थे तो उनकी सेवा की। फिर हमने देखा कि किस प्रकार घर वालों से लेखक की जो दादी जी थी वो प्रश्न पूछती थी और लाख प्रश्न पूछ के सबको, घर वालों को परेशान कर देती थी। फिर हमने आगे ये भी देखा कि किस प्रकार अगर गांव में कोई बीमार हो जाता तो उनकी जो दादी थी वो किस प्रकार उनकी देखभाल करती और उन्हें हर प्रकार की दवाओं के बारे में बताती थी। और फिर आगे लेखक ने उनकी दादी जी के बारे में बताया है कि किस प्रकार वो अपने घर में भी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखती थी। तो इसमें क्या देखा हमने, इसमें हमने ये पढ़ा अभी कि किस प्रकार वो सुबह, जैसे इसमें हमने पढ़ा कि महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप, यानी कि जब कोई बीमार हो जाता या घर में कोई महामारी आ जाती तो किस प्रकार वो सवेरे जल्दी उठकर स्नान करती और फिर घर में लवंग और गुड़ का मिश्रित जलधार बनाती और गूगल और धूप करती। सफाई कोई उनसे सीख ले, यानी कि लेखक कह रहा है कि अगर सफाई करना है तो कोई उनसे सीखे। इस प्रकार की वो सफाई करते थे। दवा में देरी होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। लेखक बता रहे हैं कि इन सभी चीज़ों में अगर देरी हो जाती तो जैसे कोई पागल हो जाता है इंसान, उस प्रकार पागलों की तरह उनकी दादी जी करने लग जाती थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है, लेखक कह रहा है बुखार तो मुझे अभी भी आता है, नौकर पानी दे देता है, मेष जो है वो महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भी भाग जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता है। अब लेखक कह रहा है कि न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता है।
तो हमने देखा कि किस प्रकार लेखक जब बीमार होता तो उनके दादी जी उनकी देख रेख करते, और जब लेखक की दादी जी लेखक के पास नहीं रहती तो उनका जो नौकर था वो उनकी देख रेख किस प्रकार से करता और किस प्रकार से डॉक्टर आके उनको दवाई देता था। आगे लेखक ने ये बताया है कि किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। लेखक बता रहे हैं कि जो किशन भैया थे उनकी शादी बहुत ही अच्छी तरह से हुई। दादी जो माँ थी उनके उत्साह और आनंद का तो क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो, कि दिन भर तो गायब रहती और जैसे सारा घर उन्होंने अपने सिर पर ही उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहिन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यों सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। अब लेखक जो उनकी दादी जी थी, जब आपस में जो पड़ोस में जो लोग रहते थे, औरतें रहती थी, जब उन्हें बुलाती थी तो वो जल्दी से नहीं आती थी और आने के बाद भी कहती कि घर में बहुत सारा काम है, मेरे बगैर वो काम नहीं हो सकता। और लेखक भी जानते थे तथा उनके घर वाले भी जानते थे कि किसी भी काम में दादी की अनुपस्थिति सही नहीं होती है, इसीलिए दादी का उपस्थित होना ही ज़रूरी रहता था। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। 100 न होगा धन्नो रुपए मैं सूद के आज दे। तेरी आँख में तो शर्म नहीं है। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आज कल करने, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। लेखक जो था, उनकी दादी जी थी, उनके पास कोई औरत पैसे लेने आ जाती है तो पैसे लेने जब वो औरत आती है तो उनको ये जो दादी जी रहते हैं उनको ये कहते हैं कि तुझे मांगते हुए शर्म नहीं आती। मांगते समय तो तुम कैसे रहते हो, पैरों पर नाक रगड़ते हो, और उस समय किसी ने भी एक पाई भी तुझे नहीं दी थी, और अब लगी है जब मैं आज मांग रही हूँ तो ऐसा कह रही है कि फसल में दूंगी। अब क्या तेरे लिए मैं फसल दूसरी काटूंगी, ऐसे दादी जी ने उससे कहा। तो जो जो जिसको पैसे उधार दिए थे वो वापस बोली कि दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई बोली, रामी की जो चाची थी उन्होंने बोला कि दूंगी मालकिन। दोनों हाथों में आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा, कि मेरी बेटी की अभी शादी होने वाली है, अगर आप ही दया नहीं करोगे तो कौन दया करेगा। तो दादी जी ने कहा कि हट अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। यानी कि जब दादी जी उस पे जो रामी की चाची थी उस पर क्रोधित हो रही थी तो लेखक ने कहा कि जाने दो दादी जी, बेचारी गरीब है और कभी पैसे दे देगी। चला है समझाने। दादी जी ने लेखक को कहा कि चल बड़ा आया है मुझे समझाने वाला। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। लेखक कह रहे हैं कि मैं तो फिर आंगन में चला गया, बाहर की ओर चला गया, और कई दिन बीत चुके थे इस बात को, और मैं भी भूल चुका था। एक दिन रास्ते में
रामी की चाची मिली। लेखक कह रहे हैं कि फिर अचानक मुझे एक दिन रामी की जो चाची थी वह मिल गई। वह दादी को पूतों, फलों, दूधों, नहावों का आशीर्वाद दे रही थी। लेखक कह रहे हैं कि वो मेरी दादी माँ थी, उनको आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? लेखक कह रहे हैं कि मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विह्वल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा कि मैं ज़िंदगी भर उनकी ऋणी हो गई हूँ। भगवान भला करें हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। यानी जो रामी की चाची थी उन्होंने बताया कि कल ही मालकिन मेरे पास आई थी और पीछे के जो कर्जा था, पीछे जो मेरे से पहले के पैसे मांग रहे थे उनको भी उन्होंने छोड़ दिया उस पैसे को, और ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर गई और बोला कि जैसे तेरी बेटी है वैसे ही यह मेरी बेटी है। इस कारण से वो उनको आशीर्वाद और दुआई दे रही थी। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, लेखक कह रहे हैं कि उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू। रामी की चाची बोली, वाह बाबूजी, वो तो बड़े लोगों का काम है। रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या, कि रुपया देकर नहीं डांटेंगे तो लाभ क्या होगा। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। लेखक कह रहे हैं कि मैं मन ही मन हंसता हुआ इस तर्क के ऊपर आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता था। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा। लड़के और बहरम का मन एक सा होता है। यानी लड़के और बूढ़े का मन एक सा, या लड़के और बच्चे का मन एक सा ही होता है। अब लेखक क्या कह रहा है कि किशन की शादी की तैयारी चल रही थी और बारात में सभी चले गए, लेकिन मैं तो गया नहीं। और बारात जाने के बाद एक रस्म होती है जिसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक सारी रस्में होती है, लेकिन जो रस्में होती है वो सारी औरतें ही उस रस्मों को निभाती है, और मैं भी वहीं मौजूद था। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। लेखक कह रहा है कि मुझे भी दादी माँ ने चुपके से चादर उड़ाकर वहीं पे पास में ही सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूँ। लेखक कह रहा है कि जब वो अभिनय कर रही थी औरतें, तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी। मैंने सोचा कि कहीं जोर से न हंस दूँ, भेद खुल न जाए, कि कहीं मेरा भेद नहीं खुल जाए और निकाल बाहर किया जाऊंगा, कि मुझे यहाँ से फिर ये बाहर निकाल देगी। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और बड़ा फोड़ हो गया। यानी कि जब उनकी भाभी ने कुछ अभिनय किया तो उनकी हंसी जो थी वह नहीं रुकी और वह ज़ोर से हंसने लग गए। देबू की माँ ने चादर खींच ली। देबू की जो माँ थी उन्होंने चादर को खींच ली। अहो दादी, यह कौन सा बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूँ। देबू की जो माँ थी उसने ज़ोर से चादर हटाई, बोला कि दादी ये कौन सा बच्चा सोया हुआ है, बेचारा रो रहा है, शायद इसको मैं दूध पिला दूँ, कि शायद दूध तो
पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी लड़के से क्यों लगती है। दादी माँ ने कहा कि लड़के से क्यों झगड़ रही है, मेरे से बात कर। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। सुबह रास्ते में जब देबू की माँ मिली तो उन्होंने कहा, देखो भाभी, कल वाला बच्चा। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। लेखक बता रहे हैं कि मैं वहाँ से जोर से दौड़ा और अपनी दादी के पीछे जाकर खड़ा हो गया। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं हाँ, इसमें हम यहाँ पे थे कि जब सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली तो देबू की माँ ने कहा कि ये कल वाला ही बच्चा है। तो लेखक ने क्या किया, लेखक जोर से दौड़ा और अपनी दादी के पीछे जाकर खड़ा हो गया। लेखक को ऐसे लगा कि जैसे उन्होंने कोई अपराध किया है। जिस प्रकार छोटे बच्चे जब कोई गलती कर देते हैं तो अपने बड़ों के पीछे जाके छुपते हैं, उसी प्रकार लेखक भी अपनी दादी जी के पीछे जाकर छुप गए। हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं। अभयदान मिल जाता। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। लेखक बता रहे हैं कि स्नेह और ममता की जो मूर्त है अपनी दादी जी, उनकी जो एक एक बातें हैं वो किस प्रकार हमें मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्याचक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है। लेखक बता रहा है कि परिस्थितियों का जो वात्य चक्र होता है वो जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। वो कह रहे हैं कि इसे दादी माँ खूब अच्छे से जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती थी। दादाजी की मृत्यु के बाद से वो बहुत उदास रहती थी। संसार उन्हें धोखे की पट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादाजी की मृत्यु के बाद कुकुरमुते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम, बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता में स्थिति और भी डामाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति वे की, वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। अब लेखक बता रहा है कि किस प्रकार उनके जो दादाजी थे, उनकी दादी जी को उन्हें धोखा दिया था। इसी प्रकार उनकी जो दादी जी थी वो भी मतलब परेशान ही रहती थी। और लेखक ने आगे बताया कि जब उनके दादाजी का श्राद्ध हुआ तो किस प्रकार उनके पिता ने धन संपत्ति का व्यय किया था, खर्च किया था। और दादी माँ थी वह अक्सर उदास ही रहा करती थी। आगे लेखक ने बताया कि माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, यानी कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक सिंदूर पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कतार आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे। लेखक कह रहे हैं कि सर्दी का दिन था और शाम हो चुकी थी और वो एक दीपक जलाकर बैठी थी। मैंने उनकी आंखों में पहले कभी आंसू नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा,
क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? लेखक ने धीरे से बोला, दादी माँ। तो लेखक के जो दादी जी थे उन्होंने बोला, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? तो लेखक ने कहा, दादी माँ एक बात पूछूं, बताओ न। लेखक ने कहा, दादी माँ एक बात पूछता हूँ, आप मुझे बता दो। मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आँखों की ओर देखा। लेखक कह रहे हैं कि मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आँखों की ओर देखा। क्या है पूछो? लेखक की दादी जी ने कहा, क्या है पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। लेखक ने पूछा कि तुम अभी रो रही थी पहले? तो दादी माँ मुस्कुराई और बोला, पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया न। चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा। दादी जी ने हंसते हुए कहा, पागल, तूने अभी खाना तो नहीं खाया, चल पहले खाना खा ले। तो मैंने दादी जी से कहा, लेखक कह रहे कि मैंने दादी जी से कहा कि पहले आप धोती बदल लो, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। दादी जी कह रहे हैं कि मुझे ना तो सर्दी लगती है और ना ही गर्मी लगती है। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। लेखक कह रहे कि मुझे खींचते हुए मेरी जो दादी जी थे वो रसोई के अंदर ले गए। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही नहीं क्या? बाबू बोला, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी है। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। यानी दादी माँ ने जो लेखक के पिताजी थे उनको कहा, अभी क्यों रोता है, मैं तो यहीं पे हूँ, मैं तो अभी यही हूँ। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए दिए थे। लेखक को जो उनकी दादी जी थे उन्होंने एक संदूक खोला और संदूक में से कंगन निकाले और कहा कि तेरे जो दादाजी थे उन्होंने मुझे ये जो कंगन थे वो इसी दिन के लिए दिए थे और इसी दिन के लिए पहनाए थे। उनका गला भर आया, मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहज कर रखती आई हूँ। लेखक के जो दादी जी थे उन्होंने कहा कि मैंने इनको अभी तक पहना नहीं है, मैंने ये सहज कर संभाल कर रखे हैं, यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। दादी जी कह रहे हैं कि जो पहले के लोग थे वो आने वाले समय के बारे में, जाने वाले समय के बारे में, सबके बारे में सोचते थे। सचमुच मुझे दादी माँ शापभ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ गया। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चिट्ठियों सी कतारें धूमिल हो रही है। आँखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? अब लेखक को ऐसे लग रहा है कि क्या सचमुच मेरी दादी माँ चली गई है मुझे छोड़कर। इस प्रकार हमने लेखक शिव प्रसाद सिंह के अपनी दादी माँ के प्रति स्नेह और उनके बारे में हमने इस पाठ को पढ़ा। धन्यवाद।